डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जैक्टली मैं फ्रैंकली आपको बताऊँ तो बहुत कम बच्चों को आता है और इसकी इंटरसिटीज़ बहुत कम लोग बता पाते हैं, है ना। तो इवैल्यूएशन डाटा सफिशिएंसी का सीसैट में कैसे हुआ, आप लोगों की अपनी जो सोच है यूपीएससी एस्पिरेंट की, उससे डाटा सफिशिएंसी इवैल्यूएट हुआ है कैसे। देखिए, जब सीसेट आया तो अगर आप उसको इवैल्यूएट करते हो तो यू अंडरस्टैंड कि 25 से 27 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, बाकी 50 to 55 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। तो बच्चों को लगा कि यार देखो 25 में से हम 15-20 क्वेश्चंस तो कर देंगे इंग्लिश के, डन, है ना। अब बात बची थी 50 क्वेश्चन तो मैथ्स और रीजनिंग के थे, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो हम आराम से कर लेंगे, मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं। तो दैट इज़ वेयर यूपीएससी प्लेड इट्स बिगेस्ट कार्ड। जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन था वो बन गया डाटा सफिशिएंसी फॉर्म में, विच इज़ एक्चुअली वेरी 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 टिपिकल। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आई कंसिडर्ड इट टू बी द वर्ल्ड्स टफेस्ट रीजनिंग, राइट। सो एग्जैक्टली आज अपन बात करेंगे डाटा सफिशिएंसी है क्या है, इसके रूल्स क्या हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हम PYQs इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर DS कराई जाए, है ना। और मुझे नहीं पता कितने अच्छे से DS कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही, बट आज मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स दूंगा, क्वेश्चंस करेंगे एंड आई होप कि आपको ये समझ आए। आई एम ऋषि भार्गवा और बिगेस्ट ऑफर टिल नाउ 50% ऑफ है अप टू 6 months 24,999 में। तो ऑफ़र हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31st of August। ये सारी फीचर्स हैं, 70+ सिलेक्शंस हैं हमारे कोर्सेज में से, GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑल्सो बैच फॉर 2027 शुरू हो रहा है, तो वी कॉल इट अ मिशन IAS बैच। 3 years of foundation batch, complete prelims, mains preparation, right। CSAT प्रिपरेशन भी है, NCERT कवरेज है, prelims and mains test series with evaluation, comprehensive study material, dedicated doubt session, 1-to-1 mentorship। और गाइस UPSC बैचेस के बारे में बात करेंगे। सो लिबर्टी बैच, इट्स एन इंग्लिश मीडियम बैच। देन मंजिल बैच, it starts on 31st of August, it's a English batch and also starts on 2nd September। we know that mission IAS foundation English batch। ऑप्शनल कार्निवल शुरू हो गया है, यू नो द नेम्स ऑप्शनल्स के लिए, दीज आर द बेस्ट इन इंडिया, सो काइंडली कम एंड जॉइन दीज क्लासेस। बात करते हैं कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। सो एग्जैक्टली डाटा सफिशिएंसी क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, राइट। तो दिस इज वन क्वेश्चन ना, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है, डाटा का भी क्वेश्चन हो सकता है, एनी क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू। अब उस क्वेश्चन के साथ दे वुड गिव यू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कुछ देयर वुड बी सम इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट 2 में देयर वुड बी सम इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो उसके ऊपर डाटा सफिशिएंसी सारी बनी हुई है, क्लियर। तो सर ये इतना मुश्किल क्यों है, इतनी कौन सी बड़ी बात है, बात करते हैं, राइट। अब आप पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस को देखो, राइट। लेट्स सी व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर देयर और हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इज इज डायरेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 48, ये 48 क्वेश्चंस की असाइनमेंट होगी, उस पर लिखा हुआ है, आप सिर्फ डायरेक्शंस की बात करते हैं, राइट। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आंसर ईच क्वेश्चन यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। सिमिलर क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए जाते हैं। 2024 में 9 क्वेश्चन थे, 2023 में 8 से 9 क्वेश्चन थे, 2022 में 10 क्वेश्चंस थे और बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी के साथ कंपाइल होके आए थे, राइट। तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस इज चूज वन, आंसर वुड बी ए, आपके पेपर में दिया होता है, चूज ए if the question can be answered by using one of the statement alone but cannot be answered using other statement alone। क्वेश्चन का आंसर हो रहा है एक स्टेटमेंट से पर दूसरी स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ए होगा। इफ स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है
बट स्टेटमेंट 2 से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, और स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा बट स्टेटमेंट 2 से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ चूजिंग ऑप्शन ए इन दिस असाइनमेंट, राइट. अब दूसरी चीज, choose 2 if the question can be answered using either of the statements alone. तो आपका आंसर बी होगा या 2 होगा. if question can be answered using statement 1 also, question can be answered using statement 2 also. तो आपका आंसर क्या होगा, बी और 2. एग्रीड. नाउ दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, है ना. तो अब थर्ड से आपको कुछ समझ में आएगा. देन इट इज चूज 3 और ऑप्शन सी, राइट. इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन. आप दोनों को कंबाइन करते हो तो क्वेश्चन का आंसर दोनों स्टेटमेंट से हो जाता है, बट अकेले अकेले दोनों स्टेटमेंट काम नहीं करती हैं. दिस इज अ ग्रेट इंफॉर्मेशन गाइस, विच मीन्स ऑप्शन इज सी. जब स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन नहीं होता, स्टेटमेंट 2 कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, अपन लोग इसको कंबाइन करते हैं, वी कंबाइन देम टुगेदर, और ये आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है. ऑलराइट, बट द की पार्ट इज we would only mix the statements when first statement and second statement individually does not give an answer. क्लियर है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ यू वुड गो एंड मिक्स द स्टेटमेंट विदाउट रियलाइजिंग कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर तो नहीं आ रहा है. Isn't it? That is something that has to be noted, and option is D or 4. If the question cannot be answered even by using both the statement together, which means option is D. When statement 1 was not able to give you answer, statement 2 was not able to give you answer, you mixed these two statements and then also you're not getting your answer. ये फंडा आप क्लियर कर लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. Alright, once you are good at it, I can assure you, you are good with reasoning, right? तो मैं दोबारा इसको I would like to write it again. यार देखो, ध्यान से देखो. Answer is A. When first gives you answer and second does not give you answer, or first does not give you answer and second gives you answer to the question. Option is B, when first gives you answer and second also gives answer to the question. So A or B option में you don't need to mix. So you do not, now listen to me, you do not mix the statements if individually even a single statement is giving you an answer. Your answer cannot be 3, cannot be 4, because 3 और 4 कब आता है, जब अपन इनको mix करते हैं, right? Answer is C. When individually first was not giving you answer, second was not giving you answer, you mix them together and yes, you got an answer. And answer is D. When first was not giving you answer, second was not giving you answer, you mix them and then also you did not get the answer to the question. ये कोड समझ लो पहले. हाफ द वर्क इज डन. अगर अपने को ये कोड समझ में आ जाता है, वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस कोड, राइट. तो देखिए, इफ दिस इज गुड, चलिए अब बात करते हैं रूल्स की, राइट. रूल्स, सर इसके रूल्स हैं? जी हाँ, इसके रूल्स हैं. अगर आप इन 4-5 रूल्स को अच्छे से कर लेते हो तो डाटा सफिशिएंसी वुड एक्चुअली बिकम वेरी वेरी इजी. आई वुड नॉट से वेरी वेरी इजी, बट हाँ इजी हो जाएगी. ठीक है, तो पहला रूल, रूल 1, रूल 1 इज यूनिक आंसर. Any question that is being answered, that is being asked, any question that is being asked would only be answerable if it has a unique answer and not a range of answers. So you should not get range of answers. You should always get a unique answer. If I ask you what is your age,
right? Though I should not be asking age, but suppose I ask you what is your age, you should give me, sir, 21, maybe 22, maybe 26. You are all UPSC aspirant. अब अगर तुम ये बोलोगे सर my age lies between 21 to 30, how is sir going to know it? So any question that is being asked has to have a unique answer. सर आप सर क्वेश्चन के तौर पे कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है. Now let's see, क्वेश्चन से करते हैं. ऐसे x is an integer. What is the value of x? x एक इंटीजर है, x की क्या वैल्यू है, राइट? पहला स्टेटमेंट, I say x is less than 2. x is less than 2. दूसरा स्टेटमेंट, x is greater than 0. Now please don't shout answer, please don't give answer, please don't answer till the time you have a technique. देखो यार, अपन लोग बोलते हैं सचिन was the greatest batsman. Why? उसका टेक्निक बहुत अच्छा. डाटा सफिशिएंसी तभी अच्छी होगी जब आपकी टेक्निक अच्छी होगी. अब ध्यान से सुनना, प्लीज सुनो ध्यान से. देखो स्टेटमेंट 1, जब तुम स्टेटमेंट 1 देखते हो तो 2 को भूल जाओ, ठीक है? सो स्टेटमेंट 1, x इज एन इंटीजर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x इज लेस देन 2. सो x इज लेस देन 2 में हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 0 -1 -2 -3. अरे सर ये तो बहुत सारे इंटीजर हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर होंगे, अपने पास यूनिक आंसर नहीं आ रहा है. स्टेटमेंट 1 डज नॉट गिव यू एन आंसर. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, मिक्स कर दो. मैं अभी नहीं करूंगा, ठीक है? अभी नहीं करूंगा, ठीक है? बिकॉज मैं हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ. देयर इज अ सर्टन वे टू सॉल्व इट. ऑलवेज रिमेंबर, डीएस में कोई चांस नहीं लेना है. दूसरा, he says x is greater than 0, so x is equal to 1 2 3 4 till infinity. Again not a unique answer. When you see second statement, forget the first one. अगर आप ये लिख सकते हो, this is a blessing, because ये questions इस तरह से फ्रेम किए होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं इसको मिक्स करने के लिए. I'll give you questions like that also, examples दूंगा, तुम खुद समझ जाओगे कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, राइट? सो अभी देखिए, पहले पे क्रॉस आ गया, दूसरे पे क्रॉस आ गया, विच मीन्स नाउ योर आंसर कैन नॉट बी ए, कैन नॉट बी बी, राइट? अभी आंसर कैन बी सी और डी ओनली. तो दोनों को मिक्स करते हैं. व्हेन आई मिक्स 1 + 2, राइट? When I mix 1 + 2, I get x is an integer lying between 0 and 2, and you know integer lying between 0 and 2 is x is equal to 1, so which is a unique answer. Yes, दोनों को mix करके solve हो रहा है. Your answer is, mixing them together, answer is C or 3. ठीक है, समझ आया? Yes sir. सर ये यूनिक वाला तो हमें समझ पहले नहीं था, डोंट वरी. बट देखिए, मैं स्टेटमेंट चेंज करूंगा, क्वेश्चन सेम रखूंगा, फिर भी आंसर बदल जाएंगे. लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सेम है. x इज एन इंटीजर, व्हाट इज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? स्टेटमेंट सेम है, x is less than 2. Second statement is x is greater than 0. Alright. अब let's check it again, guys. x is less than 2. What is x is less than 2 में बहुत सारे इंटीजर हैं. x is equal to 1 0 -1 -2 -3 and so on. बट बोल रहे x is a positive integer. x is less than 2, x is a positive integer. So नेगेटिव वाले तो इग्नोर हो गए. 0 is neither positive nor negative, which means पहली स्टेटमेंट आपको आंसर दे रही है, which means x is equal to 1. Which means now your answer cannot be C or D, because एक स्टेटमेंट आपकी आंसर दे गई है, and once one of the statement is giving you answer, आप मिक्सिंग भी नहीं करोगे. अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, x is greater than 0, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी. सर ये तो रेंज ऑफ आंसर्स आ गया, दूसरी स्टेटमेंट आपको यूनिक आंसर नहीं दे रही, विच मीन्स योर आंसर नाउ इज ए. वन ऑफ द स्टेटमेंट इज गिविंग यू आंसर, सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग यू आंसर. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब आप समझ रहे होगे कि सर आपने मतलब एक सिर्फ इंटीजर की जगह या पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया आंसर.
चेंज हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में बिल्कुल ध्यान रख के आपने करना है। सो एक रूल और आपको समझ में आ जाएगा। रूल 2 इज whenever we check statement 2 we forget statement 1। उसका सिंपल सा कारण है ताकि हम इसको मिक्स ना करें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मिक्स ना करें। सो दोनों की इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है अनटिल अनलेस यू मिक्स देम। उससे पहले अपन इनको नहीं तंग करेंगे, नहीं छेड़ेंगे। गॉट इट? एक बार लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रूल 2 की, राइट? अब रूल 2, अच्छा रूल 2 तो अपन ने कर लिया, तो रूल 3 की बात करते हैं। तो व्हाट इज रूल 3? रूल 3 बोलता है डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस शुड नॉट बी सॉल्व्ड। तुमने कोई वैल्यू नहीं लेके आनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तुमने सिर्फ एनालिसिस करना है। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस ना जनरली आर बेसिकली मेंट फॉर एनालिसिस, कि तुम्हारा एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है? व्हाट इज योर एनालिसिस? सो इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग विद इट, ये ध्यान रखना। कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, बेसिकली जेन्युइनली तुम्हें ये एनालिसिस करना है वेदर अ स्टेटमेंट और combination of statements give you a unique answer। बस कहानी सिंपल है। आपका आंसर यूनिक आएगा कि नहीं आएगा, ये बेसिक पर्पस होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। यूपीएससी सीसेट में भी, मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, आपको सिर्फ एग्जाम एनालाइज करना होता है। सो लेट्स सी, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। मुझे जो क्वेश्चन चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? चलिए मैं अपना ही क्वेश्चन एक फ्रेम कर देता हूं, अगर ये नहीं मिल रहा है तो। लेट्स सी, he says for example I say ratio of prices of two different cars is 3:2. Ratio of prices of two different cars is 3:2, right? Discount of 18% is given on first car and a discount of 10% is given on second car। सो दो प्राइसेस की रेशियो 3:2 है। पहली जो डिस्काउंट है कार पे वो है 18%, दूसरी गाड़ी पे डिस्काउंट है 10%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ सेकंड कार क्या होगा? सो मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप भी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तुमसे? सेकंड कार का प्राइस क्या होगा, ठीक है? स्टेटमेंट नंबर 1, the difference of discounts
इज 12300 एंड दूसरा डिस्काउंट ऑन सेकेंड कार इज 18900. अब आपने बताना है व्हाट इज योर आंसर. अब ध्यान से सुनिए, देखिए बोलता है द प्राइसेस ऑफ टू डिफरेंट कार्स आर 3:2. तो पहली गाड़ी का प्राइस 3x है तो दूसरी गाड़ी का प्राइस 2x हो जाएगा. ठीक है, एंड पहली गाड़ी पे डिस्काउंट है 18% का और दूसरी गाड़ी पे डिस्काउंट है 10% का. ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ सेकंड कार, विच मीन्स आपने 2x फाइंड कर. व्हाट इज 2x, है ना, फाइंड तो करना ही नहीं है. अभी ये ध्यान से सुनो, कहता है द डिफरेंस ऑफ द डिस्काउंट्स इज 12300 विच मीन्स 18% ऑफ 3x माइनस 10% ऑफ 2x इज इक्वल टू 12300. मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछता हूँ, क्या इससे x की यूनिक वैल्यू आ जाएगी? चेक कीजिए. आप सॉल्व करेंगे ही नहीं. यस सर, इससे x की यूनिक वैल्यू आएगी. ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है यार, डेफिनेटली आएगी, टेंशन मत लो, आंसर आएगा. आंसर क्या होगा वो मैटर नहीं करेगा. ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए वो मैटर नहीं करेगा यहाँ. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. राइट, फिर दूसरा देखिए, व्हेन यू सी द सेकेंड स्टेटमेंट you forget the first statement. So discount on the second car is 18900 which means 10% of 2x is equal to 18900. इससे x की यूनिक वैल्यू आएगी? yes आएगी. yes, this is also giving you answer. Now बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि सर पहली स्टेटमेंट से जो x आया दूसरी स्टेटमेंट से जो x आया वो सेम नहीं होना चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं, यूनिक होना चाहिए, क्योंकि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट एक दूसरे से वैसे भी रिलेटेड नहीं है. ऑलराइट, सो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, कुछ भी x y z काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी वेरी सिंपल लॉजिक. एनालिसिस करना है कि यूनिक सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा. स्टेटमेंट 1 is also giving you unique solution, statement 2 is also giving you unique solution. It is not the same solution, doesn't matter. Your answer is B. Question can be answered using statement 1 and statement 2 as well. इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा. ठीक है, सो 3 रूल हो गए हैं, पर एक चौथा रूल आप लिख सकते हो. तो जब भी आंसर चेक करने हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वुड गिव यू सेम आंसर्स, और अदरवाइज ऑल्सो आंसर तो आपने फाइंड करना ही नहीं है, तो टेंशन क्यों लेनी है. क्लियर है? चेक कीजिए फिर मुझे बताइए. चलिए सर, और क्या रूल हैं? तो रूल 1 यूनिक, रूल 2 जब स्टेटमेंट 2 देखेगा स्टेटमेंट 1 भूल जाएगा. राइट. रूल 3 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है. रूल 4 को आंसर बाय स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हैज़ टू बी यूनिक, इट शुड नॉट बी सेम. तो आपको बेसिकली आंसर नहीं निकालना है. रूल 5 हाँ, Rule 5. Do not assume anything. Oh, this is rule for life as well. Right? Do not assume anything in life as well. But data sufficiency में कुछ भी assume मत करो यार. ठीक है, ध्यान रखना है जो दिया है वही है. समझे कि नहीं? और कुछ नहीं है. सर ये क्या मायने हैं? तो क्या अज्यूम ना करें, क्या अज्यूम ना करें. आपकी अजम्पशन बहुत महान होती है. ठीक है, तो चेक करते हैं. लेट्स सी, एक क्वेश्चन चेक करते हैं, उससे शायद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ये देखें, इन एन इलेक्शन हाउ मेनी वोट्स आर कास्ट. इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है. तो इन एन इलेक्शन हाउ मेनी वोट्स आर कास्ट, द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 54% ऑफ द टोटल वोट्स. तो विनर गेट्स 54% ऑफ टोटल. तो मैं लिख रहा हूँ, पर इससे
हाउ मेनी वोट्स आर कास्ट तो नहीं हो सकता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन डज नॉट गिव यू एन आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन डज नॉट गिव यू एन आंसर. Second, the winning candidate wins by 800 votes. So here it is winning minus, second best is equal to 800 votes, isn't it? So whenever we think of winning candidate wins by these many votes, so it is comparison of the top two, the winner and the second position, isn't it? So उससे आपका total number of votes कैसे आ जाएगा? फिर आप कहते हो सर 1+2 में 90% बच्चा ये करता है सर. विनिंग कैंडिडेट गॉट ऑफ द टोटल, सो ये विनर है. सो सर लूजर गॉट 46% ऑफ द टोटल, राइट. सो सर 54% ऑफ द टोटल माइनस 46% ऑफ द टोटल कम्स आउट टू बी 800. सर इससे आपका टोटल टी का वैल्यू आ जाएगा. यस सर, क्वेश्चन इज सॉल्वेबल. आंसर है सी. आई से नो, रॉन्ग. यहां पे आपने अजम्पशन ये लिया है कि विनर गेट्स 54% ऑफ द टोटल, बट इसने ये तो नहीं बोला इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स. नंबर ऑफ कैंडिडेट स्पेसिफाई किया है? नहीं किया है. सो विनर हैज गॉट 54% ऑफ द टोटल वोट. हु इज द सेकेंड बेस्ट? उसको कितना वोट मिला है, कितने कैंडिडेट्स हैं, ये तो पता ही नहीं है. विच मीन्स आपकी अगर अजम्पशन रही कि इलेक्शन इज बिटवीन टू कैंडिडेट्स, तो आंसर आपका सी आ जाएगा. बट दैट इज एन अजम्पशन. सिंस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द वोट्स participating in this election are not specified, answer is D, because हम दोनों को मिक्स करके भी नहीं बोल सकते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा. इसको बोलते हैं assumption नहीं करना. समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? assumption नहीं करना है. सर एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट. मुझे लगता है कि assumption एक्चुअली किल्स. सो इसका आंसर आपका है कि आप दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी आंसर नहीं ला सकते हो. अब बात करते हैं, ये लीजिए एक और क्वेश्चन की डायग्राम दिया मैंने, ये लीजिए. राइट. सो क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, राइट. तो पहला मेरा स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ BC इज 6. दूसरा स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ BC इज 5. देखिए कभी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो सबसे आसान तरीका होता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. अगर एक प्रॉपर डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जब तक अपन ये ना बोले व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल और समथिंग लाइक दैट, इजंट इट, तब तक हम नहीं सोच सकते हैं. सो ही सेज व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. तो पहला लेंथ ऑफ DC इज 6, ये 6 है. पर अदर देन दैट देखिए ये 3 और 4 तो है ही है, ये 6 है, तो ये पोर्शन मिसिंग है. पहले से आंसर नहीं आ सकता. लेंथ ऑफ BC इज 5. जब आप लेंथ ऑफ BC 5 करेंगे ना, फिर हम ये भूल जाएंगे. लेंथ ऑफ BC इज 5, तो उसमें हम लोग क्या बोल देंगे, सर DC मिसिंग है. See, when you see the second statement, you forget the first statement. कई बार लोग सेकंड स्टेटमेंट वाला ये वैल्यू लिखा रहने देते हैं तो आंसर आ जाता है लोगों का. तो लेंथ ऑफ BC 5 से भी आंसर नहीं आएगा, तो DC मिसिंग है, DC मिसिंग है ना. तो सर दोनों से आंसर नहीं आ रहा, दोनों को मिक्स करते हैं. वंस आई मिक्स देम टुगेदर, ये रहा 6, ये रहा 5, पर उसके बाद भी D भी मिसिंग है. अनटिल अनलेस कई लोग ये 3 और 4 देख के इसको कहते हैं सर ये 5 है क्योंकि ये 90 डिग्री है. सर दिख तो रहा है 90, क्यों भाई, ये 90.001 भी तो हो सकता है एंगल. उसने बोला है कि AB इज परपेंडिकुलर टू AD, नहीं बोला है. ये 3, 4 हैं, डजेंट मीन कि द थर्ड साइड हैज़ टू बी 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो बहुत सारे बच्चे ना इसको अज्यूम कर लेते हैं 90 डिग्री, विच आई वुड से इज एन अजम्पशन बिकॉज वी हैव नॉट
वी हैव नॉट गॉट दिस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यार, क्वेश्चन में थोड़ी ना मेंशन्ड है। 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बट 3 4 और तीसरी साइड कोई और भी हो सकती है यार, कम ऑन, इट इज़ पॉसिबल, इजंट इट? बिकॉज जब आप ट्रायंगल की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक ध्यान में रखना, सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो एंड देन दिस एंगल तुम्हें दिखने से लग रहा है 90 है, मे बी इट इज 89.99 डिग्री, एग्रीड? सो अजम्पशन मत करो, दोनों को कंबाइन करके भी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में भी लेंथ ऑफ डी बी इज मिसिंग, तो हम ये अजम्पशन नहीं ले सकते, समझे? सो नहीं आएगा उत्तर, आंसर इज डी और 4। आई होप नाउ तुम्हें समझ में आ रहा है कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आई सेड कि अजम्पशन नहीं करनी है। क्लियर है? सो 5 rules you have been taught, and then there is the golden rule, 6th rule। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी डाटा सफिशिएंसी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, इट इज़ अ टफ प्रॉब्लम। मैं फ्रैंकली तुम्हें बता रहा हूँ कि सिर्फ लेक्चर्स लगाने से और नोट्स बनाने से GS1 मे बी इट्स अ वे इट हैज़ टू बी डन, बट GS2 के पेपर में प्रैक्टिस करो। तो इसकी असाइनमेंट्स हैं, वो असाइनमेंट आप मेरे अनअकैडमी के भार्गवरिश कम्युनिटी पे मुझे कनेक्ट करो, मैं तुम्हें असाइनमेंट भेजता हूँ, उस असाइनमेंट को ज़रूर करना है। एक बार असाइनमेंट हो जाएगी तो आप बहुत ईजी हो जाओगे। सो रूल 6 भी है, रूल 6 देखो यार, हमें बचपन से हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स बोलते आए हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यू कैन नॉट से नो। यू कैन नॉट से नो। सो रिमेंबर, नो इज ऑल्सो अ राइट आंसर, and yes, UPSC CSET kills you with this option, right? Kills you with this option. So I ask, many of you would be vegetarians, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, do you like non-vegetarian food, तो तुम क्या बोलोगे? No। तो वो भी तो आंसर है, तुमने उत्तर दे दिया। तो कोई भी स्टेटमेंट जो आंसर नो देती है, वो स्टेटमेंट ठीक तो है, दैट इज गिविंग यू एन आंसर, isn't it? आंसर yes हो या आंसर no हो, आंसर तो आंसर ही है ना, आंसर यूनिक होना चाहिए, समझे? कि सर ये अब कैसे समझें, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत परफेक्ट सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन, इज x इक्वल टू 5, स्टेटमेंट 1 x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, स्टेटमेंट 2 x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपको आंसर दे रही है? चेक कीजिए। देखिए, लेट मी डू इट फॉर यू। काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहे होंगे लोग। पहले से क्या आता है, x इज इक्वल टू 6 और माइनस 6। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर पहली स्टेटमेंट आंसर नहीं दे रही, पहली स्टेटमेंट आंसर दे रही है। कैसे? इज x इक्वल टू 5? नो, x इज नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज x इज इक्वल टू 6, एंड माइनस 6 पे भी नो, x इज नॉट इक्वल टू 5। सो फर्स्ट गेस स्टेटमेंट इज गिविंग यू आंसर नो, x इज नॉट इक्वल टू 5। Wow, got it, isn't it? अब सेकेंड स्टेटमेंट खुद देखिए फिर से, राइट? इसमें x इज इक्वल टू 7 और माइनस 7। फिर देखिए, इज x इक्वल टू 5? तो नो, x इज नॉट इक्वल टू 5, नो x इज नॉट इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो गिविंग यू आंसर। जी हाँ सर, आंसर आ रहा है। क्लियर? एक बार और। अब मैं कहता हूं इज x इक्वल टू 5, स्टेटमेंट 1, x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, स्टेटमेंट 2, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या x 5 के बराबर है? अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए क्या x, अगर इसको सॉल्व करते हैं x आ जाता है 5
और -5। तो क्या x 5 के बराबर है? यहाँ आ रहा है यस और यहाँ आ रहा है नो। यस x इज इक्वल टू 5, नो x इज नॉट इक्वल टू 5। तो यस और नो आ रहा है, आंसर इज नॉट यूनिक। पहली स्टेटमेंट आंसर नहीं दे रही है। जहां पे कि आपको ये लगता होगा कि इससे आंसर आ रहा है, नहीं, इससे आंसर नहीं आ रहा, बिकॉज आंसर रेंज में आ रहा है और आंसर यस और नो में आ रहा है। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करते हो, इट कम्स यू x इज इक्वल टू 2 and 5, गिव्स यू x इज इक्वल टू 2 and 5, राइट। तो इससे आप क्या कहोगे? नो x इज नॉट इक्वल टू 5, यस x इज इक्वल टू 5। तो इससे भी उत्तर नहीं आ रहा, यस और नो की वैल्यूज आ रही है, ठीक है। दोनों को मिक्स भी करोगे तो इससे x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 5 -5 and 2। तो यस और नो फिर से आ रहा है। तो नहीं, दोनों से भी नहीं हो रहा, आंसर इज 4। वाओ, राइट। सो दिस इज द वे इट इज। और चेंज कर ले लो, x इज अ पॉजिटिव इंटेजर, इज x इक्वल टू 5। पहला स्टेटमेंट, x² - 36 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेटमेंट, x² - 25 इक्वल टू 0। नाउ अगेन आई हैव एडेड समथिंग, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो तुम इधर सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 6 और -6, तो -6 को इग्नोर कर दोगे। तो अब जो पूछ रहा है पहली स्टेटमेंट, क्या x 5 के बराबर है? x 6 के बराबर है, तो बोलेगा नो, x 5 के बराबर नहीं है। सो इट इज गिविंग यू आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखोगे तो x कम्स आउट टू बी 5 और -5, तो -5 इग्नोर करोगे क्योंकि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या x 5 के बराबर है? यस, x 5 के बराबर है। तो दोनों स्टेटमेंट फिर से आंसर दे रहे हैं। तो सी दैट इज हाउ दे कंफ्यूज यू इन पेपर एज वेल, बिकॉज नो वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, नो वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना है। सो डाटा सफिशिएंसी ना, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या परसेप्शन है, डाटा सफिशिएंसी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कीवर्ड्स टू रिमेंबर, यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड no solving, third only analysis, fourth no assumption, oh yes, no assumption in life as well guys, and fifth no is also an answer। ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस करके भी देखते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। और अब ब्यूटी क्या है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है ना। तो सर फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ 60 आइटम्स ग्रेटर देन 25। जब भी एवरेज की बात आती है टोटल की बात करा करो यार, कि सम टोटल क्या है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, इज टोटल cost of 60 items greater than 60 into 25, ठीक है। 60 into 25 कितना हो जाएगा यार? 1500 रुपया। क्या टोटल कॉस्ट ऑफ 60 आइटम्स ग्रेटर देन 1500 रुपये है? यह आपका क्वेश्चन बन गया। स्टेटमेंट 1, 2/5 ऑफ देम कॉस्ट 30 ईच। देखिए 2/5 ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 24। कॉस्ट यू 30 ईच, रुपीज 720। देखिए रुपीज 720, राइट, रुपीज 720। अब इसमें क्या रहेगा कि बाकी 36 आइटम्स का कॉस्ट हमें नहीं पता, तो ठीक है यार, 24 आइटम्स कॉस्ट यू 720, बाकी रिमेनिंग 36 का हमें कॉस्ट नहीं पता है, तो वी डोंट नो वेदर द टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1500 और नॉट। वी कैन नॉट अज्यूम, अगेन नो अजम्पशन। तो पहली स्टेटमेंट से उत्तर नहीं आ रहा है, राइट। दूसरी स्टेटमेंट, 1/3 ऑफ देम कॉस्ट 40 ईच, सो 1/3 ऑफ 60 comes out to be 20 into 40 comes out to be rupees 800। so आपके 20 आइटम का कॉस्ट 800 है, तो बाकी 40 आइटम्स का कॉस्ट क्या है फिर से हमें नहीं पता।
सो दूसरी स्टेटमेंट भी यूज़ नहीं होगी. व्हेन यू आर यूजिंग द सेकंड स्टेटमेंट यू फॉरगेट द फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना. चलेगा. देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमेशा ये रहेगा, तो आदत डाल लो. फ्रैंकली इफ यू मेक अ चॉइस कि नहीं सर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन तो इसी तरह सॉल्व करने, तो हाफ द वर्क इज डन. एक्चुअली सही बोल रहा हूँ यार. बाकी तो देखो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा, लेवल पे भी डिपेंड करेगा, बट हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व एक्चुअली. ठीक है, तो दोनों को मिक्स करेंगे. वाई मिक्स क्यों करेंगे? बिकॉज सर पहली से आंसर नहीं आ रहा, दूसरी से आंसर नहीं आ रहा है. हम मिक्स कब करते हैं? जब दो क्रॉसेज आ जाते हैं. एग्रीड. सो दोनों को मिक्स किया तो बोलते हैं 24 आइटम की कॉस्ट है 720 और 20 आइटम की कॉस्ट है 800 रुपया. सो टोटल 44 आइटम्स कॉस्ट यू ₹1520. टोटल 44 आइटम्स आर कॉस्टिंग यू ₹1520. तो ऑब्वियसली 60 आइटम्स का कॉस्ट 1500 से ज़्यादा होगा, बिकॉज 44 आइटम्स का कॉस्ट 1520 है, 1500 से ज़्यादा है. तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 60 आइटम्स वुड एक्चुअली बी ग्रेटर देन 1500, बिकॉज टोटल कॉस्ट ऑफ 44 आइटम्स इज 1520. सो मिक्स करके हमारा आंसर आ रहा है येस, द टोटल कॉस्ट ऑफ 60 आइटम्स इज ग्रेटर देन, इट इज़ ग्रेटर देन ₹1500. इसको एक बार ध्यान से देख लो, नोट कर लो, तभी आगे बढ़ेंगे अपन लोग. क्लियर है गाइस? यस सर. पर्टिकुलरली आई होप दैट यू नो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, सीखना है तो एक चीज सीखिए कि अप्रोच क्या होनी चाहिए. एग्रीड. चलिए सर एक और क्वेश्चन, अभी तो मजा आ रहा है ना. देखिए, what percentage of population of village comprises of married male? What percentage of population of village comprises of married males? So मेरा क्वेश्चन है मैरिड मेल्स की परसेंटेज क्या है एक विलेज में. गॉट इट. तो इसमें 4/7 ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ फीमेल्स. सो देखिए फीमेल्स हैं 4/7 ऑफ द टोटल और मेल्स हो जाएंगे 3/7 ऑफ द टोटल. एग्रीड. बट इससे परसेंटेज कितनी है, ठीक है, वो हमें नहीं पता चल रहा है. एग्रीड. तो आप ये नहीं कह सकते. एंड सी, ये तो मेल्स और फीमेल्स की बात हो रही है, मेल्स में भी वो मैरिड मेल्स की बात पूछ रहे हैं, तो मैरिड मेल्स का कैसे पता करेंगे? ये तो सिर्फ आपकी परसेंटेज ऑफ मेल्स आ सकती है. एग्रीड. तो पहली से आंसर नहीं आ रहा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग यू आंसर. राइट. फिर बोलते हैं देयर आर 300 अनमैरिड मेल्स. सो दिस इज अनमैरिड मेल्स जो हैं वो 300 है, पर इससे टोटल पॉपुलेशन नहीं पता, टोटल मेल्स कितने हैं वो नहीं पता, तो हम ये तो कर ही नहीं सकते. अनमैरिड मेल 300 हैं, टोटल मेल्स कितने हमें नहीं पता, तो हम परसेंटेज निकाल ही नहीं सकते. सो फर्स्ट एंड सेकंड इंडिविजुअली आंसर नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली अब हमें इसको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा. अगर मैं बोलूँ 1 + 2, तो उस केस में मैरिड मेल्स कितने हो जाएंगे? मैरिड मेल्स वुड एक्चुअली बी 3/7 ऑफ द टोटल प्लस माइनस 300. टोटल मेल्स कितने थे? 3/7 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन माइनस अनमैरिड मेल्स कर लीजिए, ये रहे मैरिड मेल्स, तो इनकी परसेंटेज क्या होगी? सो परसेंटेज हो जाएगी 3/7 ऑफ टोटल माइनस 300 अपॉन t इंटू 100. इससे भी आपका t कैंसिल नहीं हो रहा. राइट. तो ऑब्वियसली इससे t की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. सिंस टोटल पॉपुलेशन इज नॉट गिवन टू अस, वी कैन नॉट इवन से कि परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल्स कितना होगा. सो इवन कंबाइनिंग देम टुगेदर वी आर नॉट गेटिंग एन आंसर. आंसर इज डी. चेक कीजिए गाइस, चलेगा? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. फिर भी असाइनमेंट करने से पहले बहुत बार सोचना है करने से पहले. और ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ना एक बार में 30-40 मत कर देना. राइट. एक बार में 5 से 6 करने हैं, 8 से 9 करो, उससे ज़्यादा नहीं करने. समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस.
ये आपके पेपर में ही आया हुआ है। ए वायर 16 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 3 पीसेस, हाउ लॉन्ग इज द लॉन्गेस्ट पीस। एक 16 मीटर लॉन्ग वायर है, इसको 3 पीसेस में काट दिया गया है, बड़ा लॉन्गेस्ट पीस कौन सा होगा, राइट। तो कहता है द 2 पीसेस आर ईच 1 मीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट पीस। पहली स्टेटमेंट बोलती है अगर लॉन्गेस्ट पीस एल है तो बाकी 2 पीसेस L-1 हो जाएंगे। The 2 pieces are each 1 meter shorter than the longest piece. Now I can say L plus L-1 plus L-1 is equal to 16, which means 3L is equal to 18, which means L is equal to 6, right? So the length of the longest piece is 6. पहली से उत्तर आ रहा है। First statement is giving you answer, right? Now since first statement is giving you answer, अभी अपने को mix करने का ज़रूरत नहीं, answer has to be either 1 or 2, right? And second statement it says one of the piece is 8 meter long. एक piece 8 मीटर लॉन्ग है। Guys एक बात सुनिए, 16 मीटर की एक लेंथ है, राइट 16 मीटर की एक लेंथ है। अगर एक पीस उसमें 8 मीटर का है विच इज हाफ ऑफ 16, तो बाकी 2 पीस तो उससे छोटे ही होंगे। हाफ ऑफ 16 is 8, so definitely the longest piece is going to be 8. So second statement itself is giving you answer. The one of the piece is 8 meters long, which would be the longest piece. तो पहली से भी उत्तर आ रहा है, दूसरी से भी उत्तर आ रहा है, आंसर is B और आंसर is 2। चेक कीजिए, चलेगा जी सर। सो अभी देखो, आई थिंक माई वे ऑफ सॉल्विंग हैज रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। रिमेंबर, अगर तुम्हें डाटा सफिशिएंसी में एक्सपर्टाइज करनी है तो तुम्हारा वे ऑफ सॉल्विंग हैज टू बी कांस्टेंट, अदरवाइज तुम्हारे आंसर्स नहीं आएंगे। नीचे बोलता है 3 डाइस A, B, C आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द सम ऑफ द डाइस रीडिंग्स। डाइस रीडिंग का सम क्या होगा? तो डाइस आपको पता है, डाइस का लिमिटेशन है, डाइस हैज़ टू बी 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस होते हैं। तो 3 डाइस इकट्ठी फेंक दी गई है, सम ऑफ डाइस रीडिंग्स क्या होगा? डाइस ए शोज 4 मोर देन डाइस सी, है ना। तो पहली चीज़ है, इससे अपने को बी की तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, तो इससे आंसर नहीं आ सकता। बट एक चीज़ ज़रूर है, आई कैन ईजिली से सी इज इक्वल टू 1, then A would be equal to 5 and when C is equal to 2 A would be equal to 6। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। B की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो B इज़ मिसिंग, सो हम लोग सम ऑफ डाइस रीडिंग नहीं बोल सकते हैं। तो बट वी हैव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटमेंट 1, राइट। स्टेटमेंट 2, इफ़ यू मल्टीप्लाई द रीडिंग ऑफ डाइस B विद दैट ऑफ डाइस C, B और C को मिला दे तो A बन जाता है। तो इससे क्या यूनिक आंसर आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं बोलूँ इस तरह ABC लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन के हिसाब से 1 1 1, यस सर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। इस इक्वेशन के हिसाब से 2 1 2 एंड 2 2 1, तो इसका सम 3 है, इसका 5 है, इसका 5 है, तो आंसर तो यूनिक नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे ABC हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इससे भी उत्तर नहीं आ रहा, राइट। यू आर नॉट गेटिंग यूनिक आंसर फ्रॉम दिस एज वेल। एग्री करते हो, है ना। तो फिर सर दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इधर ये यूज हो जाएगा, दिस इज यहाँ पे B जो है B वुड बी A अपॉन C, तो इधर B क्या आ जाएगा A अपॉन C विच इज 5, और इधर B क्या आ जाएगा 6/2 विच इज 3, राइट। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि सर देखो सर 2 आंसर्स आ रहे हैं, तो सर 2 आंसर है तो आंसर इज नॉट यूनिक। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डाइस रीडिंग। सम ऑफ ऑल डाइस रीडिंग, तो इनका सम कीजिए 1 + 5 + 5 11, 2 + 6 + 3 11। सम ऑफ डाइस रीडिंग तो सेम ही आ रहा है, आंसर इज सी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस which would actually give you pain in understanding, but frankly मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लॉजिकली देखो तो यार इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे UPSC CSAT में आ रहे हैं, इसीलिए बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं।
जितना मर्जी झगड़ा कर लो, अब मुझे इसका ए बताओ, इसमें कौन सा मैथ्स है? इतना शोर मचाते हो तुम, सर आईआईटी वालों का एडवांटेज है, मैथ्स वालों का एडवांटेज है। अरे यार, इफ दे नीड मैथ्स पीपल दे वुड स्पेसिफाई वी नीड इंजीनियर्स, वी नीड मैथमेटिशियंस। ये आते हैं क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस। और इस तरह के क्वेश्चंस आपने कभी भी किए नहीं होते। एंड यू शुड अंडरस्टैंड गाइस, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू रिपीटेटिव क्वेश्चंस एंड इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हाउ डू यू बिलीव, इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, हाउ डू यू बिलीव कि तुम्हें आसान क्वेश्चन मिलेंगे? एंड हाउ डू यू प्री अज्यूम कि नंबर्स कर जाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर जाते हैं, आरसी तो हो जाएगी। गाइस, आरसी इज द टफेस्ट पोर्शन इन सीसैट, बिकॉज आरसी के दो, I always keep on telling people, आरसी के दो पर्पस हैं। एक है इधर यू चेकिंग योर रीडिंग, वहाँ तुम्हारी रीडिंग तो वो चेक नहीं कर रहा है, isn't it, कि तुम्हारी रीडिंग कितनी अच्छी है, वो तो चेक कर नहीं रहा है। दूसरा आरसी का पर्पस है तुम्हारी वोकैबुलरी चेक करना, वोकैबुलरी वो चाहते नहीं है। तो फिर आरसी बन जाती है क्रिटिकल रीजनिंग, और क्रिटिकल रीजनिंग अगेन इज रियली रियली टफ। अगर तुम पिछले पीवाईक्यू सारे उठा के देखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी की सारी ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से, करंट से, इकोनॉमिक्स से, बहुत सारे पैसेजेस हिस्ट्री से भी आए हुए हैं। एंड दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस विच हैव नो रेलिवेंस टू रेगुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो डायरेक्टली आरसी में से तुम्हें ये नहीं पूछता कि हाँ राम ने इस श्याम को क्या बोला, नहीं, राम और श्याम का होगा, पर ये बोलेगा इससे राम की सोच के बारे में आपको क्या पता, राइट। इन्वायरमेंट पे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉल्यूशन, रेगुलर प्रॉब्लम्स जो हैं उस पे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो जीएस के ही टॉपिक्स हैं, उस पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ही सेज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या है? इट टेक्स 40 सेकेंड्स टू पास अ ब्रिज 1200 मीटर लॉन्ग, राइट, 1200 मीटर लॉन्ग। सो देखिए, जब भी एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है, सो दिस इज लेंथ ऑफ द ब्रिज, दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, राइट। तो ब्रिज का लेंथ तो यार अपने को दिया हुआ 1200 है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एल। सो इन दिस केस time taken t is equal to length of the train plus bridge upon, टाइम तो अपने को दिया हुआ है ना, तो टाइम दिया है तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज अपॉन 40, ये रही स्पीड ऑफ ट्रेन। Whenever train crosses a bridge, distance traveled by the train would be length of the train plus length of the bridge. Please टाइम स्पीड डिस्टेंस के आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस के आप थ्योरी देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। स्टेटमेंट 1, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेंथ ही मिसिंग है। सर स्टेटमेंट 1 अलोन से क्वेश्चन नहीं हो रहा, राइट। इट टेक्स 5 seconds टू पास अ टेलीग्राम पोल। तो whenever ट्रेन passes अ टेलीग्राम पोल, ये रहा टेलीग्राम पोल, ट्रेन पास कर रही है, तो इन दैट केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इस केस में स्पीड ऑफ ट्रेन वुड बी लेंथ अपॉन 8, दैट इज 10। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप यहाँ से दो स्टेटमेंट हैं, सेकंड स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो रहा, तो आप दोनों को मिक्स करेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 8 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसमें वो डाल दीजिए, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 8 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस 1200 अपॉन 40। इससे डेफिनेटली आपका आ जाएगा 32 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 1200, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 1200 अपॉन 32 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। दो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अगेन मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एनालिसिस ज़रूरी होता है, सॉल्विंग ज़रूरी नहीं है, बट दोनों को मिक्स करके आपका आंसर आ रहा है। चलेगा सर? आई होप नाउ सी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम रहा है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 मैं कंबाइन कब करता हूँ जब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ रहा होता। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। He says average sales of Bata shoes for the month of January, March and April was 152,777. So total sales of Bata of our January, March and April is
3 टाइम्स 152,000, खत्म बात। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फेब्रुअरी मंथ में क्या सेल थी। ठीक है, तो बोलते हैं एवरेज ऑफ मार्च एंड अप्रैल। सो पहला स्टेटमेंट है मार्च एंड अप्रैल इज 2 टाइम्स 141,000। तो इससे देखिए मार्च और अप्रैल को आप पहली इस स्टेटमेंट से इसको आप मान लीजिए स्टार, इसे माइनस भी कर दोगे तो जनवरी की सेल आएगी, इजंट इट। पर क्वेश्चन पूछा है फरवरी की सेल, तो पहली स्टेटमेंट से फरवरी वाला आंसर नहीं आ रहा। स्टेटमेंट 2, एवरेज ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी। सो सेकेंड, जनवरी प्लस फेब्रुअरी इज 2 टाइम्स 153,000। जनवरी एंड फेब्रुअरी। अब जनवरी एंड फेब्रुअरी को इसमें से माइनस करोगे। अब देखिए वेन एवर यू आर लुकिंग एट 2 यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद 1, भूल जाओ, राइट। तो आपके पास क्या है, एक 2 पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है। तो जनवरी फरवरी उससे माइनस प्लस करके कुछ भी नहीं बनने वाला, तो इससे भी उत्तर नहीं आ रहा। ठीक है, सो दोनों को मिक्स करेंगे, 1 + 2 कर दीजिए। तो दोनों को मिक्स किया तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल comes out to be 2 टाइम्स 141,000 प्लस 153,000। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तुम्हारे पास आ गया है, इसमें से जनवरी मार्च और अप्रैल माइनस कर दोगे तो हमारे पास फरवरी की सेल आ जाएगी, विच वुड एक्चुअली बी 2 टाइम्स 141,000 प्लस 153,000 माइनस 3 टाइम्स 152,000। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली दिस वुड बी अ यूनिक आंसर। सो यू वुड गेट अ यूनिक आंसर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। योर आंसर इज सी, राइट। सो देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको, बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि data sufficiency has to be done in a particular way. If you are smart, remember statement 1, statement 2. Statement 1 से आंसर आ रहा है, statement 2 से आंसर नहीं आ रहा, आंसर इज A। statement 1 से आंसर नहीं आ रहा, statement 2 से आंसर आ रहा है, आंसर इज A। statement 1 और statement 2 दोनों से आंसर आ रहा है, आंसर इज B। statement 1 statement 2 मिक्स होके statement 1 आंसर नहीं दे रही, statement 2 आंसर नहीं दे रही, तभी मिक्सिंग करनी है, उससे पहले मिक्सिंग नहीं करनी। तो 1 से आंसर नहीं आया, 2 से आंसर नहीं आया, दोनों को मिक्स किया, आंसर आ गया C। 1 से आंसर नहीं आया, 2 से आंसर नहीं आया, दोनों को मिक्स किया, फिर भी आंसर नहीं आया, आंसर इज D। खत्म। जब भी स्टेटमेंट 2 को चेक करना है, स्टेटमेंट 1 को भूल जाना है। ठीक है, आंसर हमेशा यूनिक होना चाहिए। राइट, तुम कोई असम्पशन नहीं करोगे। ठीक है, नो भी आंसर होता है। तो इतने सारे पचड़ों के बाद तुम्हें समझ में आता है कि एक्चुअली डाटा सफिशिएंसी ना आसान नहीं है। गुरु मान जाओ, डाटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो कि ये हमें कभी भी पेन ना दे, क्योंकि डेफिनेटली अब रीजनिंग में सिर्फ डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ही आएंगे और जीमैट में भी सिर्फ और सिर्फ डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं आते। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आई एम ऋषि भार्गवा। आई विश यू ऑल गुड लक। अनअकैडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। Keep watching these videos. Thank you so much. Jai Hind to you.